हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एई हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 50 जीके के प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न क्या करते हैं एग्जामों में पूछते हैं। तो चलिए देखिए, पहला करेक्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में, ठीक ना, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? किसका नाम उल्लेखित है? अशोक। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है भाब्रू अभिलेख है, 13वां शिलालेख, रमणी देई स्तंभ लेख, मास्की का लघु शिलालेख। ठीक ना, इसमें किसमें अशोक का नाम क्या है उल्लेखित है? तो ये है मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या है उल्लेखित है। ठीक है, क्या जी? उल्लेखित है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है? तो देखिए अशोक का नाम इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख, निटूर उल्लेख में भी मिलता है। ठीक ना, और ये 1837 में, ठीक ना, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस एक व्यक्ति थे, जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने अशोक का माने सबसे पहले अशोक के जो स्तंभ थे उसका अध्ययन किया था। कौन? जेम्स प्रिंसेस ने। कब? 1837 ईस्वी में। ठीक ना, इन्होंने ही सबसे पहले अशोक का शिलालेख का अध्ययन किया था 1837 में। ठीक है, तो अशोक का नाम कहाँ मिलता है? मास्कित का लघु शिलालेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन कि जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? पहला दिया है राज्य कानून से, मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। ठीक ना, तो जो जवाबित था ये राज्य कानून से संबंधित था। किससे था जी? राज्य संबंध से संबंधित था। देखिए ये कब होता है? जब कोई शासक देश का, ठीक ना, काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक जो सुविधाएं होती है, ठीक ना, उसका कोई कानून बनाया जाता है। ठीक ना, तो जो यानी कि जब कोई कब है कि शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार जब कोई हम नया कानून बनाते हैं तो उसी को जवाबित कानून कहा जाता है। कौन सा कानून कहा जाता है? जवाबित। ठीक है, यानी कि स्थिति के अनुसार अगर हमें जरूरत पड़ती है कोई कानून बनाने का तो उस नए कानून को ही हम क्या कहते हैं? जवाबित कानून कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, यानी कि युद्ध स्थल के नाम अंकित है और हमें इसमें, ठीक ना, बताना है कि कौन सा युद्ध उसने सबसे पहले क्या किया? लड़ा था। ठीक ना, पहला दिया चौसा देवरा कनौज सरहिंद, देवरा कनौज चौसा सरहिंद, सरहिंद देवरा चौसा कनौज और देवरा चौसा कनौज सरहिंद। ठीक ना, तो देखिए इसमें जो इसका है, इसमें सबसे पहले उसने देवरा का लड़ा था युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कनौज का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक ना, किसका लड़ा था? देवरा। तो चलिए सबसे पहले देवरा का जो युद्ध हुआ था वो जौनपुर के नाम सुने होंगे आप लोग। जौनपुर में हुमायूं की सेना जो थी महमूद लेवई के बीच, ठीक ना, कब? 1532 में। ठीक ना, और किसके बीच में हुआ था ये? तो हुमायूं और महमूद अल्लोदी था। ठीक ना, उसके बीच ये हुआ था। ठीक ना, अब अगला जिसमें महमूद गजनवी को इसने क्या किया था? हराया था। ठीक है, और जो चौसा का युद्ध था वो हुआ, जो चौसा का युद्ध था वो 26 जून 1539 ईस्वी में इसने लड़ा था। किसमें? और इसमें किसने लड़ा था? तो हुमायूं ने और शेर खान ने। किसने जी? हुमायूं और शेर खान ने लड़ा था। ठीक है, और ये किस स्थान पर हुआ था? चौसा नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। अब यही देखिए क्या है? कनौज जो कनौज है इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, कनौज को किस का युद्ध कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक ना, और इसमें हुमायूं, देखिए हुमायूं और के साथ लड़ाई हुआ था, अक्सर भी थे। ठीक ना, तो जिसमें हुमायूं में जो फिर भी हुमायूं जो था ये हुआ था, और ये कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 को, 17 मई 1540। इसमें ये पराजित हुआ था, फिर भी इसने साथ नहीं छोड़ा। ठीक ना, और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना, किसमें हुआ था जी? और इसमें अफगान के नेतृत्व में जो बैरम खां था, ठीक ना, बैरम खां वो हुमायूं का क्या था? संरक्षक था, और इस युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है?
ठीक है। तो पहला दिया जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या। देखिए ये सारे जनसंख्या से रिलेटेड है, जनसंख्या लिंगानुपात। ये रहन सहन का कोई मतलब नहीं होता है जनसंख्या जनकीय पर, ठीक है। रहन सहन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना, ये कोई हिस्सा नहीं होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई धन विधेयक, ठीक ना, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, लेकिन लोकसभा से अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा इसको अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक सकती है, ठीक ना। तो देखिए दिया है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक, 14 दिन। तो देखिए राज्यसभा इसको अधिक से अधिक 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? जवाब देना पड़ेगा। और ये आर्टिकल 106 के भाग 5 में, ठीक ना, ये किया गया है कि राज्यसभा जो है किसी भी पारित धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिन तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है, ठीक है। अगर वो रोकती है 14 दिन के बाद तो स्वतः इसको पारित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 14 दिन तक अगर इसका जवाब नहीं देती है तो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्या मान लिया जाता है कि वो पारित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में क्या किया गया था? बिछाया गया था, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंजली, लॉर्ड वली। तो लॉर्ड डलहौजी के, ठीक ना, ये ब्रिटिश गवर्नर था, इसी के समय में भारत में रेलवे लाइन क्या की थी? बिछाई गई थी। और ये बिछाई गई थी कब? तो 1853 ईस्वी में। और जिस समय यहाँ बम्बई से थाने तक, ठीक ना, कहाँ से? मुंबई से थाने तक, ठीक ना, क्या किया गया था? उसी समय रेल चलाया गया था, ठीक ना। क्या चलाया गया था? रेल चलाया गया था। तो यही था, ठीक ना, 53 किलोमीटर ये चलाया भी गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए अगला दिया है क्या कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, तो पहला दिया चंपारण, दूसरा रांची, तीसरा बलिया अपना आलमगीरपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिरसा मुंडा का क्षेत्र था वो था रांची। क्या था जी? रांची। और रांची से ये कहाँ तक था? भागलपुर तक। भागलपुर तक, ये भागलपुर तक इसका क्षेत्र क्या था? विस्तृत था, ठीक ना। बिरसा मुंडा जो था ये जनजातीय लोगों के लिए नारा था। क्या दिया थे? इसने एक नारा दिया था। जो बिरसा मुंडा था वो जनजातीय लोग थे, उनके लिए एक नारा दिया था, ठीक ना। क्या नाम? ठाकुर भगवान, ठीक है। और इसमें ये कब ये चालू हुआ था? तो 1899 में, 1899 में बिरसा मुंडा क्या हुआ था? पकड़ा गया, ठीक है। ये बिरसा मुंडा जनजातियों का एक नेता बना था, ठीक ना। जनजातियों का मेहनत करता था। 1899 में इसको क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया, ठीक ना। और पकड़ के इसको जेल में डाल दिया गया और जेल में ही इसकी क्या हो गई? मौत हो गई, ठीक ना। जेल में इसकी क्या हो गई? मौत हो गई बिरसा मुंडा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ आलमगीरपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ठीक है, तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेजपाल। चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक ना। अरविंद घोष का बचाव किया था, ठीक ना। ये केस कब हुआ था? तो इनके ऊपर मई में 1908 में ये इनके ऊपर, ठीक ना, अरविंद घोष के ऊपर क्या हुआ था? ये केस लगा था, ठीक ना। और कब तक चला? तो 1909 ईस्वी तक चला, ठीक है। और इसी में ये जो थे क्या कहते हैं, चित्तरंजन दास ने इनको क्या किया था? बचाया था। क्या किया था? बचाया था। इसमें देखिए, इसमें कई लोग पकड़े गए थे। खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे और इनके साथी अरविंद घोष भी पकड़े गए थे, ठीक ना। लेकिन अरविंद घोष को चित्तरंजन दास ने क्या कर लिया? बचा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब कैबिनेट मिशन हमारे भारत में आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तो हमारे जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। क्या थे जी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक ना। और ये कब आया था? तो 6 अप्रैल, क्या? 6 अप्रैल 1946 ईस्वी को,
ठीक ना। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे पहली बार कैबिनेट मिशन की क्या की थी, बैठक किए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक ना। तो इसका ध्यान दीजिएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। और संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ पर है, तो आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक ना, संविधान में दिया गया है कि हम कोई भी माने संविधान का जो विधेयक है वो राज्यसभा या लोकसभा में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक ना, धन विधेयक, ठीक है। लेकिन जो ये बताया गया था, ठीक है, कि ये बताया गया था लास्ट तक प्राथमिकता जो इसमें दी जाती है लोकसभा को ही दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी, ठीक ना, ये तो सही है कि 2.4 है हमारा, ठीक है, लेकिन परंतु इसकी और इसमें देखना है कि और कौन सा इसमें से वाक्य क्या है, सही है। संपूर्ण मानव जाति की 16.5 जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 17.5% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये संपूर्ण मानव जाति का 17.5 जनसंख्या है, 5% क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। अच्छा हम बताइए जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32, याद रखिएगा, 87 और 263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, जो विश्व का 2.4% दूर पड़ता है, ठीक है। और ये लगभग विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां पड़ता है। किसका स्थान क्या है, 7वां स्थान है, ठीक है, ये 7वां स्थान है। अगर इसमें देखा जाए क्षेत्रफल में तो सबसे पहले रूस है, ठीक है, क्या है, रूस है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, ठीक है। तो देखिए असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना, ठीक है। तो ये घटा था रोलेक्ट एक्ट का बनना, ठीक है, कौन सा है, रोलेक्ट एक्ट का बनना। अब जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ये सन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और ठीक इसके ठीक पहले, ठीक ना, अप्रैल में ही 1919 जो था, इसमें रोलेक्ट एक्ट को क्या किया गया था, पारित किया गया था। और जबकि उसी समय जो असहयोग आंदोलन था, इसी में से देखिए जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन था 1920 से 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। सांप्रदायिक जो अवार्ड था, ठीक है, ये 1932 में था, क्या कहते हैं, 1932 ईस्वी में, ठीक। और जो ये साइमन कमीशन का आना हुआ था, ये हमारे यहाँ पहली बार आया था कब, 1927 ईस्वी में। कब आया था, 1927 ईस्वी में आया था। तो देखिए ध्यान से, जलियांवाला बाग जो नरसंहार था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और 1919 में ही हमारा रोलेक्ट एक्ट भी बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास जो नदी का स्रोत है वह कौन सा है, ठीक है, वह कौन सा है। क्या दिया है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और उपरोक्त सभी। क्या दिया है जी, उपरोक्त सभी, ठीक ना। तो इसमें ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु उपरोक्त सभी नदियां क्या है, मानसरोवर झील के पास है, जो नदी के क्या है, स्रोत है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान दीजिएगा, जो अगर ये हमारा सिंधु नदी की बात करें, ठीक ना, तो तिब्बत से लगभग 5180 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। कई मीटर की ऊंचाई पर है, 80 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये 320 किलोमीटर की दूरी तक पश्चिम दिशा में तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। संगठित करने का क्या करता है जी, निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो देखिए ग्राम पंचायतों के लिए होता है अनुच्छेद 40। क्या होता है जी, अनुच्छेद 40 होता है। और किस अनुच्छेद के ये उपचारों में संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद जो 32 है, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 40 में जो हमारा क्या है, राज्य ग्राम सभाओं का उपचारों के लिए किया जाता है, ठीक है।
और जो अनुच्छेद 32 है ये किसके संबंधित है जी? तो ये संवैधानिक उपचारों के लिए होता है, ये संवैधानिक उपचार के लिए संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 48 किस लिए है? तो राज्य के तहत कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए होता है। और अनुच्छेद 51 के तहत क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बीच किया जाता है। किसका? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए है, ठीक है ना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंधों को बनाने के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। माने पारिस्थितिक संतुलन हमारा बना रहा है उसमें हम कम से कम कितना वन लगा के रखेंगे, कितना वन लगा के रखेंगे। तो दिया संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए हमें संपूर्ण भूमि के 33% वन की क्या है? आवश्यकता है। 33% वन की क्या है? आवश्यकता है। और ये राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक ना, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ये क्या किया गया था? बनाया गया था, ठीक ना। क्या कहता है? भूभाग में ये बनाया गया था कि हमारी प्राकृतिक संतुलन के लिए 33% वनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला सीपीयू का पूरा फॉर्म कंप्यूटर भाषा में क्या है? सीपीयू का, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? ध्यान दीजिएगा, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है पलीहा में, यकृत में, आमाशय में, अस्थिमज्जा में। तो देखिए जो भी पुराने लाल रक्त कणिकाएं होती है वो पलीहा में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? पलीहा में नष्ट हो जाती है, ठीक ना। और ये उत्पन्न कहाँ से होती है? तो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है और पलीहा में नष्ट होती है, इसमें उत्पन्न होती है ये, ठीक है। और पलीहा में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी कि मृदाओं का कटान जो है उसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। कैसे? अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मृदा अपरदन हम रोक सकते हैं कैसे? वन का रोपण करके, यानी कि जितना ज़्यादा वन लगाएंगे हमारी मृदा का कटाव उतना ज़्यादा क्या होगा? रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय में अब क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो दिया है कि को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो देखिए ये जो है उच्चतम न्यायालय के पास ये अवलोकन है, वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर वो पाया जाए तो, ठीक है। अगर वो पाया जाए तो उसको क्या कर सकता है? जो अवैध घोषित कर सकता है, इनके पास ये शक्ति होती है, ठीक है। अगला दिया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के, यानी कि वित्त मंत्री के, ठीक, वित्त सचिव किसके होते हैं जी? वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सब पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा पौधा परजीवी है? ठीक है, इसकी क्या करना है? हमें पहचान करना है। दिया है घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडवर्ट, सूरजमुखी। तो इसमें से जो परजीवी है वो अमरबेल पौधा है। कौन सा बेल है जी? अमरबेल पौधा है। इसमें ना बहुत ज़्यादा जीव जंतुओं से इसका लगाव रहता है, ठीक है। और क्या रहता है जी? लगाव रहता है। यह भोजन ग्रहण करता है, जीवों को ही खा जाता है। ये जैसे जीव उसके अंदर जाते हैं इसकी पत्तियां से सिकुड़ कर उसी के अंदर ले लेती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? ठीक ना, मनुष्य के जो शरीर में हड्डी होती है, पैर में जो हड्डी होती है कैसी होती है? खोखली होती है, सनद्री होती है, ठोस होती है, अकीलक होती है, ठीक ना। तो जो मनुष्य के पैर की जो हड्डी होती है वो ठोस होती है। क्या होती है जी? ठोस होती है। देखिए पैर में हमारी 2 हड्डियाँ होती है,
यानी कि हाथ में भी 2 होते हैं और पैर में भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक ना। और प्रत्येक जो हमारी जो वो होती है क्या कहला हड्डियाँ होती है वो लंबी होती है, ठीक ना। इसमें अस्थि हुमरेस नाम का एक लंबी लंबी हड्डियाँ लगी होती है, ठीक ना। और इसमें 8 हड्डियाँ देखिए, जो पैर जो होती हैं, जो हाथ के पंजे और प्रत्येक जो कलाई होती है उसमें 8 हड्डियाँ होती है। और जो मनुष्य की पैर जो ठोस होती है, इसमें कुल अगर पैर में अगर देखा जाए तो कुल हड्डियाँ 60 होती हैं। कितनी होती है जी, 60 होती है। अगर हाथ में देखा जाए तो 8 होती है, ठीक है, हाथ में 8 और पैर में 60 हड्डियाँ होती है। और ठोस रूप में ये पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जड़ से, फल से, पुष्प से, तना से। बताइए तो किससे प्राप्त होती है हल्दी जो होती है, वो किससे प्राप्त होती है जी। देखिए ध्यान से बताइए किससे प्राप्त होती है। तो जो ये हल्दी हमारी प्राप्त होती है तना से होती है। किससे होती है जी, तना से, ठीक ना। हल्दी को प्रकंद भी कहा जाता है, जो हल्दी होती है इसको कंद भी कहा जाता है, ठीक ना। यह मोटा होता है और इसका तना होता है, ये इसका जो भूमिगत तना होता है वही हल्दी होता है, जो भूमि के अंदर जो तना होता है वही होता है। इसके साथ जैसे जैसे आ जाएगा हल्दी, अदरक भी हो जाएगा, केला भी हो जाएगा और फरना, ये सारे पौधे जो होते हैं तना, इनसे ही प्राप्त होता है ये, ठीक है। अगला है कि पद एम बी प्रयोग किया जाता है। पद एम बी प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है जी, ठीक ना। तो पद एम बी देखिए ध्यान से दिया है कि मेगाबाइट्स के लिए उपनुष्ट कोई नहीं। देखिए एम बी जो हमारा मेमोरी में यूज होता है, मेगाबाइट्स किसके लिए होता है, मेगाबाइट्स के लिए होता है, ठीक ना। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बीट, क्या होती है जी, बीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिया बताता है, एम्फीबिया क्या करता है, बताता है। एम्फीबिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक ना। और ये क्या बताता है, तो ये बताता है देखिए, बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। जो एम्फिया जो है वो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले वस्तुओं के बारे में क्या करता है, बताता है। जो पशुओं के बारे में क्या करता है, बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। आप सबको याद होता है विटामिन B12 में क्या होता है जी, कोबाल्ट होता है, ठीक है। विटामिन B12 का वो नाम क्या है, साइनोकोलामिन, ठीक ना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन 6 क्या होता है, पायराडिक्सिन होता है, ठीक है। विटामिन 1 क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक ना। और इसकी कमी से क्या हो जाता है जी, बेरी बेरी करके रोग होता है, ठीक ना। विटामिन 2 जो दिया है इसको क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन, ठीक ना। इसकी कमी से क्या होता है, शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाते हैं, और जो जीभ पे होते हैं, जीभ पे छाले वाले पड़ने लगते हैं, जैसा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ये कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक ना। किस में पाया जाता है, B12 में, और इसको साइनोकोबालेमिन भी कहते हैं, ठीक है। अगला ध्यान देखिएगा, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है। जो गन्ना होता है उसको तोड़ने पर उसमें लाल सड़न रोग आ जाता है, वो किसका कारण है, ठीक है, वह किस कारण से होता है। तो फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, स्याही, ये फफूंदी के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, फफूंदी के कारण हो जाता है, ठीक ना। इसमें कोलेस्ट्राइक को फल्टेकम, कोलेस्ट्राइल, ठीक है, कोलेस्ट्रोट्राइक, ठीक है ना, कोलेस्ट्रोटाइक को फालकेट जैसा एक कवक पाया जाता है, वो क्या करता है, वो गन्ना में लग जाता है और उसको चाट जाता है, और वो किस कलर का हो जाता है, तो लाल कलर का हो जाता है, वो सड़न ही है वो गन्ना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय सब्जी का अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पहला दिया है का पंतनगर, जबलपुर, नई दिल्ली, वाराणसी। तो जो भारतीय सब्जी का अनुसंधान है वह बनारसी में है। कहाँ पर है जी, बनारसी में। और बनारसी में कहाँ पर है, तो सुंदरपुर में है। कहाँ पर है, सुंदरपुर में है, ठीक है। बनारसी में कहाँ पर है, सुंदरपुर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि सेब के फल में खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। सेब के फल में खाने योग्य भाग होता है बीज का चोल, गुद्देदार पुष्पासन, फल भित्ति,
और फल का बाहरी भाग, ठीक ना। तो इसमें जो है इसका जो फल का जो खाना है वो जो सेब का जो फल होता है उसका गुदेदार पुष्पासन जो होता है खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। और सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड, ये बहुत बार पूछ चुका है, मैलिक एसिड ये इसमें पाया जाता है, ठीक है, मैलिक एसिड। और इसका कौन सा भाग हम खाते हैं, तो गुदेदार पुष्पासन वाला भाग खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से, देखिए सेब को ना झूठा फल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, फिर सेब को ही झूठा फल भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है, व्यावसायिक स्रोत माने कि जो बिजनेस के थ्रू नहीं आता है, ठीक है। पहला पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो जो बायोगैस है ये व्यावसायिक रूप से नहीं आता है, ये हम अपने से क्या कर सकते हैं, गोबर से कर सकते हैं, ठीक ना। अब बायोगैस में क्या होता है जी, इसका मुख्य जो संगठन होता है मेथेन होता है, क्या होता है, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके मुख्य घटक होते हैं, ठीक ना। और इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है, ठीक है। लगभग इसमें मीथेन हमारा 50 से 75% होता है, 50 से % होता है, ठीक है। और यह जो बायोगैस की परियोजना है वह 1981 से 1982, ठीक ना, में राष्ट्रीय बायोगैस, अपने देश में राष्ट्रीय बायोगैस का क्या क्या किया गया, निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का ताप का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशों के मकानों में खाद्य फलों का उत्पादन, उपयुक्त में समझ नहीं। तो देखिए हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, घनीकरण माने बढ़ना, ठीक ना, बढ़ने के कारण वायुमंडल में तापकरण का क्या हो जाता है, बढ़ना होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वायुमंडल में क्या होता है, बढ़ना होता है। इसमें देखिए हरित का जो हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सी गैसें विशेष रूप से बढ़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, ये तीन जो है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो हमारे पर्यावरण में जो बहुत ज़्यादा तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना, क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में, भोपाल में। तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो देहरादून में है, कहाँ पर है जी, देहरादून में स्थित है, ठीक है। और देहरादून कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य में है, कहाँ पर है जी, उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, जो भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से और पर्वतों और पहाड़ियों से। तो जो भारत का अधिकांश वन है वो पर्वत और पहाड़ियों से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं, पर्वत और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, ठीक ना। और जो भारत सरकार इसको विकास में बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है, ठीक ना, कौन सा रोग होता है। तो देखिए ये दिया अपेंडिसाइटिस, विषाणु यकृत शोथ, पित्ताशय प्रसार, यकृत का शोषण रोग। तो इसी यकृत का शोषण रोग होता है मदिरा के अति सेवन से, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम शराब पी लें, मदिरा माने कि शराब, तो इससे हमारा यकृत का जो होता है उसमें शोषण रोग होता है, जिसका कारण आदमी मर भी सकता है, ठीक है। अगला, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने के हेतु प्रयुक्त होती है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने हेतु होती है, ठीक है। किसकी कार्बन डेटिंग से हम ऐसी करते थे, दिया जीवाश्म, पौधे, चट्टाने, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। जो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है वो जीवाश्मों के, ठीक ना, आयु को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है जी, जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर और रानीपुर, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा है जी, हस्तिनापुर है, कौन सा है, हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ये हमारा हस्तिनापुर क्या है, सबसे बड़ा है। इसके बाद अगर देखा जाए जनगणना में तो उसमें मेरठ भी आता है,
मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, ये लगभग है, ठीक ना। और ये जो हस्तिनापुर है, ये कब इसकी स्थापना की गई था, तो 1986 में की गई थी। कब की गई थी जी, 1986 में की गई थी। और इसका एरिया है 2073 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। कितना है जी, 273 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक ना। गांधीयन नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक ना। गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी थी आचार्य विनोबा भावे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह, ठीक ना। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था, लिखा था। और ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बातों पर इन्होंने क्या किया था, इस किताब को इन्होंने क्या किया था, लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह कि गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था यानी कि गेहूं की सिंचाई हमें कब कर लेनी चाहिए, ठीक ना। ताज निकलने की अवस्था, कल्ले निकलने की अवस्था, बूट अवस्था, संधि की अवस्था। यानी कि जब गेहूं ऊपर क्या होती है, जमता है, और जब उसका मतलब कि बढ़ने के लिए जब उसमें लगने लगता है, एक एक पॉइंट ऐसे बढ़ने लगता है जिसमें ये बनने लगता है उसकी शरीर की बॉडी, तो ताज निकलने की अवस्था कहलाता है। उसी समय हमें गेहूँ की सिंचाई कर लेनी चाहिए। और गेहूँ की सिंचाई के लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक ना। और गेहूं बोने से पहले देखिए क्या करें, जैसे गेहूं हमने बो दिया तो उसके 21 से 25 दिन के अंदर, ठीक ना, सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, ताज निकलना कहलाता है। क्या कहलाता है, ताज। यानी जब भी हम गेहूं की बुआई कर दिए उससे 21 से 25 दिन के अंदर हमें गेहूं की सिंचाई करनी आवश्यक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। जो फतेहपुर है वो गंगा नदी के किनारे नहीं है, बाकी सब गंगा नदी के किनारे, अब गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे बनारस भी हमारा क्या है, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, हरिद्वार, भागलपुर, ये सब के सब, ठीक ना, गंगा नदी के किनारे हैं। इसमें से फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। किसकी, दक्कन की विजय प्राप्त की थी, किस राजा ने, ठीक ना। तो दिया अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने, ठीक ना। ये सारे मौर्य राजा हैं, ठीक ना। इसमें से चंद्रगुप्त जो था इसने दक्कन पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी, ठीक ना। क्या कहती, इसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक ना। और इसमें इस समय क्या कहता, 6 लाख सैनिकों को लेकर इसने भारत को रौदा था उस समय, ठीक है। क्या क्या था, भारत को रौदा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। करे कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय रोम में है। इनमें से कौन सा संस्था है जिसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है जी, रोम में है, ठीक है। तो दिया है यूनिसेफ, ILO, FAO, IFO। तो इसमें से FOA का मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है जी, FAO का मुख्यालय रोम में है। FAO का मतलब क्या हो गया, फूड एग्रीकल्चर, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय देखिए ध्यान से, ठीक है, यही होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला। और यूनिसेफ इसमें जो दिया है, यूनिसेफ, ठीक ना, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मन जस्ट इसके बाद ही 1946 में हुआ था इसका, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं हम, अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है, ठीक है। किस बात का है, तो ब्याज की बाजार दर से गिरने की संभावना है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकों के कर्जे नहीं दे रहा है। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो बैंक है, ठीक ना, इसमें क्या कर रहा है, संकेत है कि जो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा का नीति का क्या कर रहा है, अनुसरण
कर रहा है। क्या कर रहा है जी? महंगी मुद्रा का चरण कर रहा है। और इसमें सस्ती मुद्रा वाला में इसका कम आ रहा है, अब गिरावट आ रही है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से होकर बहने वाली नदी, किसमें से माने कौन सही है, क्या है सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राष्ट्रीय कर्मकांड उद्यान गंगा, कांजीरंगा उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय कावेरी। इसमें से पूछ रहे कौन सा सही सुनियमित है, ठीक ना। तो इनमें से कोई सुनियमित नहीं है, इनमें से कोई सुनियमित नहीं है, ठीक ना। अब देख लीजिए यहाँ से, जो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई संलंबित नहीं है। अब इसमें जो जिम है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है जी? और ये राम गंगा नदी, इस उद्यान से होकर राम गंगा नदी बहती है, गंगा नहीं राम गंगा नदी बहती है, ठीक ना। जो साइलेंट वैली उद्यान है, ये केरल राज्य में है। किसमें है जी? केरल राज्य में, ठीक ना। और ये किस नदी के किनारे है? तो कुंथीपुजा नदी के किनारे है, ठीक है। और जो ये कांजीरंगा है, ठीक ना, ये कांजीरंगा जो है नेशनल पार्क से होकर बहती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। मैंने इसमें से कोई गंगा मानस कावेरी नदी के किनारे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा भाग है जो वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं? क्या कहते हैं? दोनों में पाए जाते हैं, ठीक ना। कह रहे कोशिका कला, हरित लवक, रितिका, कोशिका भित्ति, केंद्रक, रितिका, कोशिका कला, कोशिका द्रव केंद्रक, कोशिका भित्ति, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। तो ये पाया जाता है कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में, ठीक ना। वो ऐसा भाग है जो वनस्पति और जीव जंतु दोनों में क्या कहता है? पाया जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और वायु में जल वाष्प को अवशोषित करता है? वह कौन सा यौगिक है? यौगिक माने कि जो दो तत्वों से मिलकर बना हो, ठोस सफेद ठोस है जो वायु में जल वाष्प को अवशोषित करता है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है जी? कैल्शियम क्लोराइड होता है और ये सफेद होता है, ठीक है, और यही अवशोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पूरे संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वच्छ अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था? ठीक ना, नरेंद्र मोदी ने किया था, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने, राजनाथ सिंह ने। इसे नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। कब किया था? तो 25 अक्टूबर, ठीक ना, 25 अक्टूबर 2021 को, ठीक ना। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उत्तर भारत प्रदेश में सबसे पहले वाराणसी क्षेत्र में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के बनारस में। कहाँ पर जी? बनारस में। इसके लिए क्या किया था? मिशन लागू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाने का प्रस्ताव कब होता है? तो 1973 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण से सैकड़ों मामले सामने आए हैं? देखिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया के सैकड़ों मामले, इसके संक्रमण से, ना कि बीमारी से, सैकड़ों मामले सामने आए हैं। कि किस देश में है? तो जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन। तो ये अमेरिका में। किस देश में जी? अमेरिका में है, ठीक ना। और इसमें लगभग इसके 8 राज्यों में 62 लोग संक्रमित हो चुके हैं अभी तक। 8 राज्यों में मिलकर और क्या हो गए? 62 लोग संक्रमित हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, नवंबर में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक था, तो वो गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? गोवा में। और ये कब से कब हुआ था? तो 20 से 28 नवंबर 2021 तक हुआ था, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को, हमारा अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों।